नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली क्लास में। आज हम अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एलाइड ट्रेड। आप सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रिशियन को फिटर वाले काम सीखने की क्या जरूरत है। देखिए, जब आप किसी पैनल को इंस्टॉल करते हैं, मोटर फिट करते हैं या कोई ब्रैकेट बनाते हैं, तो आपको लोहे को काटना, घिसना और सही नाप लेना आना चाहिए। इसी को एलाइड ट्रेड कहते हैं। आज हम रेती हथौड़ा, छेनी, हैक्सो और मार्किंग टूल्स को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप नींद में भी इनके सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल है रेती। जब हमें किसी जॉब की सतह से बहुत कम मात्रा में धातु हटानी हो या उसे फिनिशिंग देनी हो, तो हम रेती का इस्तेमाल करते हैं। यह एक कटिंग टूल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे दांते होते हैं। रेती के मुख्य भाग को ध्यान से देखिए। एग्जाम में अक्सर एक भाग पर तीर लगाकर उसका नाम पूछा जाता है। एक टिप सबसे आगे का हिस्सा पर तीर लगाकर उसका नाम पूछा जाता है। फेस वह छपटा हिस्सा जिस पर दांते कटे होते हैं। एज रेती का पतला किनारा। हील वह प्लेन हिस्सा जहां दांते नहीं होते। शोल्डर जहां से रेती पतली होकर हैंडल में घुसती है। टैंग ये नुकीला पिछला हिस्सा है जो लकड़ी के हैंडल के अंदर जाता है। हैंडल जिसे हम पकड़ते हैं। रेती का वर्गीकरण। बाजार में आप जाकर सिर्फ रेती नहीं मांग सकते, आपको 4 चीजें बतानी पड़ती हैं। लंबाई 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक। ग्रेड यानी दांते कितने पास पास हैं। कट दांतों का डिजाइन कैसा है, आकार वह चपटी है या गोल। अब हम पर आते हैं और कट और ग्रेड का अंतर समझते हैं। अक्सर छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ए कट के आधार पर यह बताता है कि दांते किस डिजाइन में कटे हैं। सिंगल कट, इसमें दांते एक ही लाइन में 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। यह फिनिशिंग के लिए अच्छी है। डबल कट, इसमें दांतों की 2 लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। एक सेट 70 डिग्री पर और दूसरा 51 डिग्री पर। ये तेजी से लोहा काटती है। रास्प कट चित्र देखिए। इसमें दांते लाइन में नहीं बल्कि अलग अलग उभरे होते हैं, पंच की तरह। इसका उपयोग लकड़ी, चमड़ा या फाइबर घिसने के लिए होता है। वक्राकार कट, इसमें दांते गोलाई में होते हैं। ये एल्यूमिनियम या तांबे जैसी नरम धातुओं को घिसने के लिए है ताकि बुरादा फंसे नहीं। बी ग्रेड के आधार पर यह बताता है कि 10 मिलीमीटर या 1 इंच में कितने दांते हैं। रफ, बहुत मोटा काम करने के लिए। बास्टर्ड, भारी मात्रा में धातु हटाने के लिए। सेकंड, कट हार्ड, धातुओं की फिनिशिंग के लिए। स्मूथ और डेड स्मूथ, बहुत ही चिकनी फिनिशिंग लाने के लिए। अब चलते हैं ठोकने और काटने वाले औजारों पर। हथौड़ा एक फिटर या इलेक्ट्रिशियन के लिए हैमर बहुत जरूरी है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके दोनों सिरे हार्ड और टेम्पर किए होते हैं। प्रकार बॉल पिन, इसका ऊपरी सिरा गेंद जैसा गोल होता है। ये रिवेटिंग के लिए बेस्ट है। क्रॉस पिन, इसका पिन हैंडल के क्रॉस होता है। ये धातु को फैलाने या मोड़ के अंदर चोट मारने के काम आता है। तो हैंडल की सीध में होता है। 2 छेनी, यह एक कटिंग टूल है। अगर आपको लोहे की मोटी चादर काटनी है और हैक्सो नहीं चला सकते तो छेनी काम आती है। यह भी हाई कार्बन स्टील की बनती है। मुख्य भाग हेड जिस पर हथौड़ा मारते हैं। यह थोड़ा टेपर होता है ताकि चोट सेंटर में लगे। बॉडी बीच का हिस्सा षटभुजाकार यानी होता है। पॉइंट, जिसे कटिंग एज भी कहते हैं, इसकी धार की जाती है। कटिंग कोण, साधारण कार्यों के लिए इसका कटिंग एंगल 60 डिग्री रखा जाता है। छेनी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, काम के हिसाब से अलग अलग होती हैं। फ्लैट छेनी, यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली छेनी है। साधारण सतहों को छीलने या काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है क्रॉस कट छेनी, जब चाबी का घाट बनाना हो या नाली काटनी हो तब इस छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड पॉइंट छेनी, इसका मुंह नुकीला होता है। इसका उपयोग कोनों की सफाई करने या वी आकार की नाली बनाने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड नोज छेनी, इस छेनी का उपयोग तेल की नाली बनाने के लिए किया जाता है। हैक्सो, ये हाथ से लोहा काटने वाला औजार है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। फ्रेम, यह यू आकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक जिसका साइज तय होता है और दूसरा जिसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। ब्लेड, यह कटिंग का काम करता है। ब्लेड को कसने के लिए विंग नट का इस्तेमाल किया जाता है। हैक्सो में सबसे टेक्निकल चीज है उसका ब्लेड। ब्लेड का मटेरियल यह हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पिच, 2 दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पतली पाइप काटने के लिए फाइन पिच 0.8 मिलीमीटर और मोटा लोहा काटने के लिए कोर्स पिच 1.8 मिलीमीटर का ब्लेड लगता है। दांतों की सेटिंग, आपने देखा होगा कि ब्लेड के दांते सीधे नहीं होते बल्कि कुछ दांते बाएं और कुछ दाएं झुके होते हैं। इसे सेटिंग कहते हैं। क्यों की जाती है? ताकि ब्लेड जब लोहे को काटे तो जो रास्ता बने वह ब्लेड की मोटाई से थोड़ा चौड़ा हो।
इससे ब्लेड फंसता नहीं है और घर्षण कम होता है। ये 3 प्रकार की होती है। सिंगल स्टैगर्ड, एक दांता इधर एक उधर। डबल स्टैगर्ड, 2 दांते इधर 2 उधर। वेव सेटिंग, इसमें दांते लहर की तरह सेट होते हैं। ये पतली चादरों के लिए बहुत अच्छी है। अब हम मार्किंग के बारे में समझते हैं। किसी भी जॉब को बनाने से पहले उस पर निशान लगाना जरूरी होता है। स्टील पैमाना, यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है ताकि इस पर जंग न लगे। इसका लीस्ट काउंट यानी कम से कम माप 0.5 मिलीमीटर होता है। ध्यान रखें, यह एक स्केल है, बहुत ज्यादा सटीक माप का औजार नहीं है। गुणिया, वर्कशॉप में 90 डिग्री का कोण जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके भाग: स्टॉक, मोटा हिस्सा ब्लेड, पतला हिस्सा उपयोग, सतह की समतलता जांचना और 90 डिग्री पर सीधी रेखा खींचना। मार्किंग मीडिया, लोहे की सतह काली होती है जिस पर पेंसिल की लाइन साफ दिखाई नहीं देती, इसलिए लोहे पर एक रंग लगाया जाता है जिसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। चाक पाउडर, व्हाइट वॉश, पानी और चाक का घोल होता है। यह सस्ता होता है लेकिन सूखने के बाद झड़ जाता है। पर्लियन ब्लू, यह बहुत साफ और स्पष्ट लाइन देता है। इसका उपयोग मशीनिंग की हुई सतहों पर किया जाता है लेकिन इसे सूखने में समय लगता है। कॉपर सल्फेट, यह जहरीला होता है इसलिए इसे हाथ से नहीं छूना चाहिए। अब हम निशान पक्का करने वाले औजार देखते हैं। स्क्राइबर, जैसे कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है वैसे ही धातु पर लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना नुकीला औजार होता है। सावधानी, इसकी नोक बहुत तेज होती है इसलिए इसे जेब में नहीं रखना चाहिए। पंच, स्क्राइबर से खींची गई लाइन मिट सकती है, उस लाइन को पक्का करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के लिए 2 पंच याद रखें। के सेंटर पंच, इसका कोण 90 डिग्री होता है। ड्रिल मशीन चलाने से पहले गहरा निशान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रीक पंच, इसका कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री होता है। यह डिवाइडर की नोक टिकाने के लिए हल्का निशान बनाता है। डिवाइडर, इसके 2 नुकीले पैर होते हैं। काम: स्टील पैमाने से माप लेकर जॉब पर उतारना और धातु पर वृत्त बनाना। जेनी कैलिपर और सरफेस गेज। अब कुछ ऐसे औजार देखते हैं जो देखने में थोड़े अजीब लगते हैं लेकिन बहुत काम के होते हैं। जेनी कैलिपर, इसे ऑन-लेग कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहा जाता है। पहचान: इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग अंदर की ओर मुड़ी होती है। उपयोग: गोल जॉब का केंद्र निकालना, किनारे के समानांतर लाइन खींचना। सरफेस गेज, इसे मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। यह एक भारी बेस वाला औजार होता है जिस पर स्क्राइबर लगा रहता है। इसका उपयोग सरफेस प्लेट पर रखकर जॉब की ऊंचाई नापने या समानांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसके प्रकार: फिक्स्ड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सरफेस गेज में स्पिंडल को किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। वर्कशॉप में जमीन पूरी तरह समतल नहीं होती, इसलिए सही मार्किंग करने के लिए हमें एक बिल्कुल समतल आधार चाहिए जिसे सरफेस प्लेट कहा जाता है। मटेरियल: यह कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, पत्थर या ग्लास कांच की बनी होती है। ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, इसे सबसे अच्छी माना जाता है क्योंकि इस पर जंग नहीं लगता, खरोंच आने पर भी इसकी शुद्धता बनी रहती है। सावधानी, इस पर कभी भी हथौड़ा नहीं मारना चाहिए। काम खत्म होने के बाद हल्का तेल लगाकर इसे लकड़ी के बॉक्स में ढककर रखना चाहिए। दोस्तों, सरफेस प्लेट के बाद अब हम एंगल प्लेट की बात करते हैं। यह फिटर, ट्रेड और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए बहुत जरूरी औजार है। जब हमें किसी जॉब पर मार्किंग करनी होती है तो उसे 90 डिग्री पर सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। बनावट: ये कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके 2 सतह बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर मशीन की हुई होती हैं। इसमें आर पार कटे हुए खांचे होते हैं ताकि नट बोल्ट की मदद से जॉब को मजबूती से कसा जा सके। प्रकार: सॉलिड एंगल प्लेट, यह सबसे साधारण प्रकार की होती है। इसमें कोई हिलने डुलने वाला हिस्सा नहीं होता। एडजस्टेबल एंगल प्लेट, इसे अलग अलग कोण पर सेट किया जा सकता है, इसमें झुकाने की सुविधा होती है। बॉक्स एंगल प्लेट, यह डिब्बे के आकार की होती है। इसके सभी फलक मशीन किए हुए होते हैं जिससे जॉब को किसी भी तरफ घुमाकर मार्किंग की जा सकती है। स्विवेल बेस, यह अपनी धुरी पर घूमने वाली बेस होती है। अब हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में लकड़ी के काम पर आते हैं। लकड़ी में कई बार प्राकृतिक कमियां होती हैं जिन्हें दोष कहा जाता है। गांठ, जहां से टहनी निकलती है वहां लकड़ी में गांठ बन जाती है। यह हिस्सा बहुत सख्त होता है और इस पर रंदा चलाने में कठिनाई होती है। शेक, यह लकड़ी के रेशों का आपस में अलग हो जाना होता है, जैसे तारे के आकार का फटना या कप के आकार का फटना। आरी के दांतों की सेटिंग, जैसे लोहे की आरी में दांतों की सेटिंग की जाती है वैसे ही लकड़ी की आरी में भी दांत सेट किए जाते हैं। आरी के दांतों को एक बाईं ओर और एक दाईं ओर मोड़ा जाता है। इससे काटते समय आरी लकड़ी में फंसती नहीं है
और कटिंग आसानी से होती है। लकड़ी को साफ और समतल करने के लिए हम रंदा का उपयोग करते हैं। जैक प्लेन, इसका उपयोग लकड़ी को शुरू में मोटा मोटा छीलने के लिए किया जाता है। इसका ब्लेड थोड़ा गोलाई में होता है। स्मूथिंग प्लेन, इसका उपयोग लकड़ी को अंतिम फिनिश देने के लिए किया जाता है। रिबेट प्लेन, अगर लकड़ी के किनारे पर सीढ़ी नुमा कट बनाना हो जैसे चौखट में, तो इस रंदे का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की आरी, हैंड सॉ, इसका उपयोग बड़े तख्ते काटने के लिए किया जाता है। इसके दांत प्रति इंच 5 से 8 होते हैं। टैनन सॉ, इसके ऊपर लोहे की पत्ती लगी होती है जिससे ब्लेड मुड़ता नहीं है। वायरिंग के बोर्ड और बैटन काटने के लिए यह सबसे ज़रूरी आरी मानी जाती है। अब लकड़ी की छेनियों के बारे में देखते हैं। फर्मर छेनी, यह साधारण कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली छेनी है। बेवल एज छेनी, इसके किनारे तिरछे होते हैं ताकि लकड़ी के कोनों की सफाई आसानी से की जा सके। मोर्टाइस छेनी, यह छेनी मोटी और मजबूत होती है। लकड़ी में गहरा छेद बनाने के लिए इस पर हथौड़ा मारा जा सकता है। मार्किंग गेज, लकड़ी पर किनारे के समानांतर रेखा खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का ब्लॉक और एक नुकीली पिन लगी होती है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, ड्रिलिंग। ट्विस्ट ड्रिल के भागों के नाम एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। टैंग, यह सबसे ऊपर का चपटा हिस्सा होता है जो मशीन के स्पिंडल में फंसता है और ड्रिल को घूमने में मदद करता है। शैंक, ये टैंक के नीचे का हिस्सा होता है। यह शंकु आकार का या सीधा हो सकता है। फ्लूइड्स, ड्रिल पर बनी घुमावदार नालियों को फ्लूइड्स कहते हैं। इनका काम कटे हुए बुरादे को बाहर निकालना और शीतलक द्रव को अंदर तक पहुंचाना होता है। पॉइंट एंगल, साधारण कार्यों के लिए ड्रिल के आगे का कोण 118 डिग्री होता है। ड्रिल बिट को मशीन में कैसे पकड़ते हैं? ड्रिल चक, छोटे ड्रिल बिट जिनका शैंक सीधा होता है उन्हें ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। स्लीव और सॉकेट, अगर ड्रिल बिट का साइज़ मशीन के स्पिंडल से छोटा या बड़ा हो तो स्लीव या सॉकेट का उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट, मशीन के स्पिंडल से ड्रिल बिट को बाहर निकालने के लिए लोहे की पच्चर का उपयोग किया जाता है जिसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव बेंच, ड्रिलिंग मशीन को बेंच पर फिट किया जाता है। ये छोटे सुराख करने के लिए सबसे उपयुक्त मशीन मानी जाती है। कटिंग स्पीड, ड्रिल कितनी तेज़ी से घूम रहा है और धातु काट रहा है, इसे कटिंग स्पीड कहते हैं। इसका फार्मूला याद रखना ज़रूरी है जिसमें ड्रिल का व्यास और प्रति मिनट चक्करों की संख्या ली जाती है। हाथ से चूड़ियाँ काटने के लिए 3 टैप का सेट होता है जिन्हें क्रम से चलाना होता है। टेपर टैप, इसे प्रथम टैप कहते हैं। यह शुरुआत करने के लिए होता है। इसकी 8 से 10 चूड़ियाँ धीरे धीरे घिसी होती हैं। इंटरमीडिएट टैप, इसे दूसरे नंबर पर चलाया जाता है। बॉटमिंग या प्लग टैप, यह आखिरी टैप है। यह छेद की तली तक पूरी चूड़ियाँ साफ कर देता है। टैप घुमाने के लिए टैप रिंच का उपयोग किया जाता है। ढाई, पाइप या सरिया पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई स्टॉक में डाई लगाकर घुमाया जाता है। चूड़ियाँ सही बनी हैं या नहीं यह चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है। रिवेटिंग, 2 धातु की चादरों को हमेशा के लिए जोड़ने का यह एक तरीका है। रिवेट के भाग: सिर, हेड, शरीर, बॉडी, पूंछ, टेल। सिर के प्रकार: स्नैप सिर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गोल आकार का काउंटर शंख सिर। जहाँ सतह समतल चाहिए वहाँ यह सिर इस्तेमाल होता है। यह चादर के अंदर धंस जाता है। जोड़, लैप जोड़, एक प्लेट को दूसरी के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाता है। बट जोड़, 2 प्लेटों को आमने सामने सटाकर रखा जाता है और ऊपर से एक अलग प्लेट लगाकर जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अब हम एलाइड ट्रेड के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, शीट मेटल वर्क। एक इलेक्ट्रिशियन को अक्सर लोहे, एल्यूमिनियम या तांबे की चादरों से बॉक्स या पैनल बनाने पड़ते हैं। मुख्य धातुएं: जीआई शीट, पूरा नाम गैल्वेनाइज्ड आयरन। यह लोहे की शीट होती है जिस पर जस्ते की परत छड़ी होती है ताकि जंग न लगे। बक्से, पाइप और बाल्टी इसी से बनाए जाते हैं। कॉपर शीट, तांबे की शीट, यह बिजली की अच्छी सुचालक है लेकिन महंगी होती है। टिन प्लेट, लोहे पर टिन की कोटिंग। घी तेल के कनस्तर इसी से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम शीट, यह बहुत हल्की और जंगरोधी होती है। हवाई जहाज और बिजली के सामान में इसका उपयोग होता है। गेज नंबर, चादर की मोटाई मिलीमीटर में नहीं बल्कि गेज SWG में मापी जाती है। एग्जाम टिप, गेज का नंबर जितना बड़ा होगा चादर उतनी ही पतली होगी।
जैसे 10 गेज की चादर मोटी होगी और 30 गेज की चादर बहुत पतली होगी। चादर को काटने और उसमें छेद करने वाले टूल्स एक स्निप, लोहे की चादर काटने वाली कैंची को स्निप कहते हैं। स्ट्रेट स्निप जब हमें चादर को बिल्कुल सीधा काटना हो या बड़े घेरे में काटना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंड स्निप, इसका मुंह मुड़ा हुआ होता है। जब हमें छोटे और गोल आकार काटने हो तो बैंड स्निप काम आता है। 2. पंच, चादर में सुराख करने के लिए पंच का उपयोग किया जाता है। सॉलिड कोल्ड पंच रिवेटिंग के लिए छोटे छेद बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। होलो पंच, ये अंदर से खोखला होता है। जब हमें गैस्केट, रबड़ या वॉशर में बड़ा छेद करना हो तो होलो पंच का उपयोग किया जाता है। चादर को आकार देने के लिए हथौड़ा और सहारा चाहिए होता है। एक मैलेट, यह लकड़ी, प्लास्टिक या नायलॉन का बना हथौड़ा होता है। सवाल, हम लोहे के हथौड़े का उपयोग क्यों नहीं करते? जवाब, लोहे का हथौड़ा चादर पर निशान डाल देगा और उसे पिचका देगा, इसलिए फिनिशिंग के लिए हमेशा मैलेट का उपयोग करें। 2. स्टेक्स, जैसे लोहार के पास निहाई होती है वैसे ही शीट मेटल वर्कर के पास स्टेक्स होते हैं। यह चादर को मोड़ने के लिए नीचे रखा जाने वाला सहारा है। वर्गाकार स्टेक साधारण मोड़ने के काम के लिए। हैचेट स्टेक, इसका किनारा चाकू जैसा तेज होता है। चादर को एकदम तीखे कोने पर मोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बलो हॉर्न स्टेक, ये कीप, फनल जैसा शंखवाकार होता है। कीप या बाल्टी बनाने के लिए इस पर काम किया जाता है। चादर को मोड़ना और किनारे बनाना फोल्डिंग टूल्स। फोल्डिंग बार चादर को वाइस में फंसाकर मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी क्लैंप, चादर को टेबल या एंगल पर कसकर पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। हेमिंग, बाल्टी या बक्से के किनारे कभी तीखे नहीं छोड़े जाते, उन्हें मोड़ दिया जाता है। इसे हेमिंग कहते हैं। क्यों करते हैं? किनारों को मजबूती देने के लिए, हाथ कटने से बचाने के लिए। प्रकार सिंगल हेम, एक बार मोड़ना। डबल हेम, 2 बार मोड़ना, ज्यादा मजबूती के लिए। वायर्ड एज, बाल्टी के ऊपर के किनारे में लोहे का तार डालकर मोड़ना ताकि वह बहुत मजबूत हो जाए और मुड़े नहीं। सीम, 2 चादरों को आपस में जोड़ने को सीम कहते हैं। तो दोस्तों, मुबारक हो। इसी के साथ हमने अध्याय 3 एलाइड ट्रेड को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने फाइलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग से लेकर शीट मेटल तक सब कुछ सीख लिया। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यह चैप्टर रीढ़ की हड्डी जैसा है, क्योंकि साइट पर आपको फिटिंग का काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 और 2 भी देख लें। अगली क्लास में हम अध्याय 4 शुरू करेंगे, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल थ्योरी पर होगा। अगर आपको मेरी मेहनत और यह डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।